इसके पहले लेक्चर में हम लोग वेक्टरों के योग का ज्यामितीय विधि पढ़े थे और ज्यामितीय विधि में 3 विधि पढ़े थे। एक पढ़े थे त्रिभुज विधि और दूसरा था समांतर चतुर्भुज विधि और तीसरा था बहुभुज विधि। आज हम लोग पढ़ेंगे 2 वेक्टरों के जोड़ने का गणितीय विधि। 2 वेक्टरों के जोड़ने का गणितीय विधि पढ़ेंगे। तो हम लोग 2 वेक्टरों के जोड़ने का जो गणितीय विधि पढ़ेंगे वो किसी एक विधि का सहारा लेंगे, ज्यामितीय विधि के किसी एक विधि का, चाहे तो त्रिभुज विधि चाहे तो समांतर चतुर्भुज विधि का सहारा लेंगे। अब देखिए हम लोग चलिए मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज विधि का सहारा ले लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में जो आपका नियम बताया गया था कि पहले आपका क्या खींचा जाता है, वेक्टर ए, और फिर वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के टेल से मिला दिया जाता है, ऐसा कुछ किया जाता है, ठीक। और फिर क्या किया जाता है, एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाता है, समांतर चतुर्भुज बनाया जाता है ये। तो ये जो आपका वेक्टर होता है ये होता है वेक्टर आर, और यही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है। यही क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है। ये वेक्टर आपका होता है वेक्टर आर और यही होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो अगर मुझे दिया गया हो कि वेक्टर ए का जो परिमाण है वो ए है, वेक्टर बी का जो परिमाण है वो बी है, तथा दोनों के बीच कोण दिया है थीटा, दोनों के बीच कोण क्या दिया है, थीटा। और मुझे निकालना क्या है, दोनों वेक्टरों के योग का परिमाण। मतलब कि जब हम लोग 2 वेक्टरों को जोड़ेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा और वो जो वेक्टर होगा उसका निकालना है परिमाण। मतलब जो नया वेक्टर आपका आर आएगा, ये वाला, ये वेक्टर आर क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग है। इसका परिमाण निकालना है और इसका दिशा निकालना है। इसका क्या निकालना है, दिशा निकालना है। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया, वेक्टर ए की लंबाई ए मान लिया। लंबाई मतलब परिमाण, मैंने बताया था ना, वेक्टर का जो लंबाई होता है, एरो का जो लंबाई होता है वो परिमाण देगा, और जो आपका हेड होगा ये क्या देगा, दिशा देगा। तो इसकी लंबाई आपने ए मान लिया, इसकी लंबाई आपने बी मान लिया, इनके बीच का एंगल क्या मान लिया, ये एंगल मान लिया आपने थीटा। तो अगर ये लंबाई मिल जाए आपको, आर की लंबाई मिल जाए, तो ये क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण। और ये आपका जो एरो है, ये एरो का जो हेड है ये आपको क्या बताएगा, दिशा बताएगा। तो दिशा हम लोग कैसे निकालेंगे गणित में, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर आर की लंबाई मतलब वेक्टर आर का परिमाण। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, तो आपका एक समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। समकोण त्रिभुज का नाम रख देते हैं पी क्यू एस टी। तो आपका जो समकोण त्रिभुज हो गया वो क्या हो गया, पी क्यू एस, पी क्यू एस। अब देखिए समकोण त्रिभुज में आपका जो ये भुजा है ये कर्ण है कि नहीं है, पी क्यू जो है कर्ण है, और कर्ण की लंबाई मुझे निकालना है। तो कर्ण की लंबाई का जो स्क्वायर होता है, पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होता है, शेष 2 भुजाओं के स्क्वायर का योग। तो शेष 2 भुजा कौन है, एक भुजा आपका पी एस है, तो पी एस का स्क्वायर कर दो, और फिर दूसरी भुजा क्या है, क्यू एस, तो क्यू एस का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए भाई, इसको आगे अगर हल किया जाएगा तो पी एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एस को लिख सकता हूँ पी टी, ये भुजा प्लस ये भुजा, मतलब पी टी प्लस टी एस। तो पी एस क्या हो जाएगा, पी टी प्लस टी एस। अब लेकिन पी एस का होल स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्यू एस का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पी टी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर प्लस 2 पी टी इंटू टी एस, प्लस क्या हो गया, क्यू एस का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से देखा जाए आपका ये जो भुजा है ये पी टी आपका कितना है, ए है, इसकी लंबाई मालूम है आपको, पी टी की लंबाई मालूम है, टी एस की लंबाई नहीं मालूम है, और यहाँ पी टी की लंबाई मालूम है ए, फिर टी एस की लंबाई नहीं मालूम है, क्यू एस की लंबाई भी नहीं मालूम है। अच्छा, अगर आप छोटे समकोण त्रिभुज में देखो, ये वाला त्रिभुज आपका छोटा समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, ये वाला। तो ये वाला त्रिभुज आपका छोटा वाला जो समकोण त्रिभुज है,
इसमें देखो ये जो आपका है टी क्यू, ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है। टी क्यू क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, टी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, टी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। तो यहाँ देखो टी एस का स्क्वायर है और क्यू एस का स्क्वायर है, टी एस का स्क्वायर और क्या है, क्यू एस का स्क्वायर है। तो मैं टी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, टी क्यू स्क्वायर। तो मैं इन दोनों को एक साथ लिखूँगा और इन दोनों को लिख लूँगा टी क्यू का स्क्वायर, तो हो जाएगा पी टी का स्क्वायर, और इन दोनों को एक साथ लिखा तो हो गया वो टी क्यू का स्क्वायर, और बचा क्या, टू पी टी टी एस। अब देखो पी टी क्या है, ए है, टी क्यू क्या है, ये लंबाई है, टी क्यू की लंबाई क्या है, ये लंबाई बी है, क्योंकि ये लंबाई अगर बी है तो ये भी लंबाई क्या होगा, बी होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो अगर ये लंबाई बी आपने माना है तो ये लंबाई क्या होगा, बी होगा। तो बताओ टी क्यू भी आपको मालूम है। अच्छा फिर पी टी क्या है, पी टी आपकी ये लंबाई है, पी टी कितना है, ए, तो ये भी लंबाई आपको मालूम है। टी एस क्या है, ये, फिर से आपको टी एस मालूम नहीं है। तो टी एस को कैसे निकालेंगे, आप छोटे वाले समकोण त्रिभुज में देखो, अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा संगत कोण से। तो बताइए भाई, तो अगर छोटे वाले समकोण त्रिभुज में देखो टी एस क्यू में देखो ये लंबाई आपका आधार है, थीटा के लिए ये लंबाई क्या होगा, आधार, और ये लंबाई क्या होगा, कर्ण होगा। और कर्ण की लंबाई आपको मालूम है, आधार की लंबाई नहीं मालूम है। तो आधार और कर्ण में संबंध कौन देता, कॉस। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, टी एस, और कर्ण कितना है, टी क्यू। तो यहाँ से टी एस बराबर क्या हो जाएगा, टी क्यू कास थीटा। मैंने यहाँ पर टी एस का वैल्यू रख दिया, टी क्यू कास थीटा। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर प्लस टू पी टी, और टी एस को लिख दिया टी क्यू कास थीटा। तो यहाँ पी क्यू की लंबाई क्या माना आपने, आर, आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी टी की लंबाई क्या है, ए का स्क्वायर, और टी क्यू लंबाई कितना है, टी क्यू का लंबाई क्या है, बी, तो बी स्क्वायर, और फिर पी टी कितना है, ए, और टी क्यू कितना है, बी कॉस थीटा। तो आर का स्क्वायर अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ये आ गया आपका वेक्टर आर का परिमाण। अगर दो वेक्टर हैं उनका परिमाण आपको मालूम है, उनके बीच का कोण आपको मालूम है, तो उनके योग का जो परिमाण होगा ये होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कास थीटा। तो ये क्या होगा, उनके योग का परिमाण होगा, दो वेक्टरों के योग का परिमाण। अगर मुझे दोनों वेक्टरों का अलग अलग परिमाण मालूम है और दोनों वेक्टर की दिशा के बीच का एंगल मालूम है, तो हम लोग उनके योग का परिमाण इस फार्मूले से बता सकते हैं। पिछले जो नियमों में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर ए की लंबाई दी गई होती थी, वेक्टर बी की लंबाई दी गई होती थी, उनके बीच का एंगल दिया गया होता था। फिर हम लोग क्या करते थे, त्रिभुज बनाते थे, फिर उसके बाद वेक्टर आर की लंबाई पटरी की सहायता से नापते थे। तो वो एक लंबा प्रोसेस होता था, लेकिन यहाँ पर आपको उतना लंबा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, खाली आपको दोनों का परिमाण मालूम है और दोनों के बीच का एंगल मालूम है। तो आप लोग इस फार्मूले में रखेंगे तो आपको सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी का परिमाण आपको मिल जाएगा। अब रही बात वेक्टर आर की दिशा की, तो वेक्टर आर की दिशा हम लोग कैसे मानेंगे, कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि जो वेक्टर आर है ये वेक्टर ए से अल्फ़ा एंगल पे है। कितने एंगल पे है, वेक्टर ए से। देखो वेक्टर ए का दिशा आपको दिया है, तो आप बता सकते हैं ना वेक्टर आर का जो दिशा है वो वेक्टर ए से अल्फ़ा एंगल पर है वेक्टर बी की ओर, वेक्टर बी की ओर। हम लोग दिशा कोड से ही बताएंगे यहाँ पे, और हमेशा आप लोग जब भी आगे दिशा बताना होगा, या तो आपको नॉर्थ साउथ ये सब मालूम हो, उसकी दिशा में होगा तो आप बता देंगे, या तो फिर क्या करेंगे, नहीं मालूम होगा तो आप लोग जिस वेक्टर की दिशा आपको मालूम है उस वेक्टर की दिशा से एंगल आप बता देंगे कितने एंगल पे है वेक्टर आर का दिशा, तो वही आपका दिशा माना जाएगा। तो अगर मान लिया जाए यदि वेक्टर आर वेक्टर ए से अल्फ़ा कोण बनाए, तो ये देखिए आपका ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज। तो
तो अल्फ़ा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, और ये भुजा क्या होता है, आधार। तो देखिए tan अल्फ़ा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब की लंबाई क्या है, QS, और आधार की लंबाई क्या है, PS। तो QS आपका तो QS है, और PS को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, PT प्लस TS, PT प्लस TS। अब देखिए TS आपको मालूम है, देखो यहाँ पर TS आपको मालूम है, TQ cos थीटा, लेकिन QS आपको मालूम नहीं, ये लंबाई आपको नहीं मालूम है, ये लंबाई आपको नहीं मालूम है। तो फिर से ध्यान दो, थीटा के लिए छोटे वाले त्रिभुज में, थीटा के लिए ये वाली भुजा क्या है, लंब है कि नहीं है, लंब है। तो लंब की लंबाई निकालनी है, और मालूम क्या है, कर्ण की लंबाई। तो लंब और कर्ण में जो संबंध देता है वो साइन देता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब की लंबाई क्या है, QS, और कर्ण की लंबाई क्या है, TQ है। तो यहाँ से TQ बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी QS बराबर निकालना मुझे, QS बराबर क्या हो जाएगा, TQ साइन थीटा। तो ये हो गया TQ साइन थीटा, और ये PT हो गया, और TS का लिख सकता हूँ TQ cos थीटा। तो आपका tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, TQ की लंबाई कितना, B, साइन थीटा, और PT की लंबाई कितना, A, और TQ cos थीटा मतलब TQ मतलब B cos थीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स B साइन थीटा A प्लस B cos थीटा। तो ये हो गया दिशा, वेक्टर आर का क्या हो गया, दिशा हो गया। अब देखो अगर आपको वेक्टर बी के साथ दिशा बताना है, मतलब वेक्टर बी से कितना एंगल बना रहा है वेक्टर आर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग चाहो तो निकाल सकते हो। जैसे मान लेता हूँ कि ये जो वेक्टर आर है ये बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो देखो tan बीटा बराबर क्या होगा, tan बीटा बराबर, ध्यान देना, देखो इस फार्मूले में अल्फ़ा बराबर जो आपका है, जहाँ जहाँ A है वहाँ B हो जाएगा, जहाँ जहाँ B है वहाँ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर A है तो यहाँ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और यहाँ पर B है तो यहाँ A हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A cos थीटा, और ये हो जाएगा A sin थीटा। मतलब जिसके साथ एंगल बनाएगा, अगर A के साथ बनाएगा तो A को यहाँ लिखना है, और बाकी B cos थीटा के साथ होगा, B sin थीटा के साथ होगा, ऊपर sin थीटा होगा, नीचे क्या होगा, cos थीटा। अगर B के साथ बनाएगा तो यहाँ B होगा, अगर A के साथ बनाएगा यहाँ पे क्या होगा, A होगा, ठीक। तो आपको ध्यान में रखना है दो फार्मूला, आपको एक तो ये वाला फार्मूला, एक तो ये वाला फार्मूला, परिमाण वाला, और फिर उसके बाद दिशा वाला, क्योंकि जब भी हम लोग दो वेक्टरों को जोड़ेंगे तो आपका रिजल्टेंट जो आएगा एक वेक्टर आएगा, और उस वेक्टर में क्या होगा, परिमाण होगा, और दूसरा क्या होगा, दिशा होगा। परिभाषा में भी आपको बताया गया था, वेक्टर को हम लोग जब प्रदर्शित करेंगे तो हमेशा प्रदर्शित करने के लिए परिमाण चाहिए, और क्या चाहिए होगा, दिशा चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने दो वेक्टरों के योग का परिमाण निकाल लिया ये, और ये क्या निकाल लिया, दिशा निकाल लिया, ठीक। अब देखिए कुछ केसेज पढ़ेंगे जो हम लोग को याद हो जाने चाहिए, जिससे कि आगे जो सवाल होगा वो हम लोग का बहुत ही आसानी से लग सके। जैसे हम लोग देखो केस नहीं पढ़ेंगे तब भी हम लोग सवाल को लगा पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जो बहुत ज़्यादा बार आते हैं, तो उनको अगर हम लोग याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, आंसर को बता पाएंगे, बहुत लंबा आपको हल करने की आवश्यकता नहीं होगा। तो कुछ केसेस जो हैं उसको देखा जाए, कुछ स्पेशल केस हैं। पहला केस क्या है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों समान दिशा में हों तो दोनों के बीच का एंगल क्या लेंगे, 0। तब दोनों के योग का परिमाण क्या आएगा, r बराबर क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0, और cos 0 का मान क्या होता है, 1। तो a² प्लस b² प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर।
और होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आएगा a प्लस बी। तो देखो भाई ध्यान दो, अगर दो वेक्टर समान दिशा में हैं तो उनके योग का जो परिमाण आएगा प्रत्येक के परिमाण के योग के बराबर आएगा। मतलब जो दोनों का परिमाण होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी का परिमाण होगा, दोनों को जोड़ देंगे डायरेक्ट तो हमें क्या मिल जाएगा, आर वेक्टर का परिमाण मिल जाएगा। ठीक, और दिशा क्या होगा, वेक्टर आर का जो दिशा होगा वेक्टर ए व बी की ओर। ठीक है, दोनों का दिशा समान है, परिणामी भी उसी दिशा में आएगा। जिधर वेक्टर ए होगा, जिधर वेक्टर बी होगा, उधर वेक्टर क्या होगा, आर होगा। ठीक, जैसे आपसे कहा जाए 10 न्यूटन और 5 न्यूटन बल एक ही दिशा में लगे हैं किसी वस्तु पर, तो दोनों बलों का परिणामी क्या होगा, 15 न्यूटन। दोनों बलों का क्या होगा, परिणामी 15 न्यूटन होगा। डायरेक्ट आपको जोड़ देना है। और दिशा क्या होगा, वही जिस दिशा में दोनों बल लगे हुए हैं। और देखो दूसरा केस क्या होगा, अब जैसे मान लो वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी आपका इधर है, दोनों विपरीत दिशा में हैं, दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो दोनों वेक्टरों के बीच का कोण क्या लेंगे, 180। और क्या लेंगे, 180। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और काश 180 अंश का मान क्या होता है, -1। काश 180 अंश का मान क्या होता है, -1 होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये माइनस और प्लस गुणा करेगा, माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये लिख सकते हो या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या तो b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों लिख सकते हो, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, a डिफरेंस b का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट आपका हट जाएगा। ये डिफरेंस मतलब अंतर होता है, आप a में से b घटाओ या b में से a घटाओ तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर r का परिमाण, वेक्टर r का परिमाण। अच्छा, दिशा किधर होगा, वेक्टर r का दिशा किधर होगा, ज़्यादा परिमाण वाले की ओर, ज़्यादा परिमाण वाले की ओर। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, इधर लगा 100 न्यूटन बल और इधर लगा 80 न्यूटन बल, तो जो नेट बल आएगा कितना आएगा भाई, 20 न्यूटन आएगा। और दिशा क्या आएगा, 100 न्यूटन की ओर, मतलब राइट, दाहिनी ओर आएगा दिशा। ठीक, तो इसी प्रकार हम लोग और कुछ केसेज हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। तीसरा केस क्या है, जैसे वेक्टर ए ऐसे हो और वेक्टर बी ऐसे हो, एक क्षैतिज है तो एक कैसा ऊर्ध्वाधर है। अब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 होगा। दोनों वेक्टर कैसे हैं, लंबवत हैं, तो दोनों वेक्टर जब लंबवत होंगे एंगल कितना होगा, 90। तो आर बराबर क्या होगा, वही रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab काश थीटा, और थीटा कितना है, 90। काश 90 का मान 0 होता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान दो, दोनों वेक्टरों को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों वेक्टरों को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे, फिर वर्गमूल लेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेक्टर आर का परिमाण, वेक्टर आर का परिमाण। अच्छा, दिशा की बात किया जाए, देखिए भाई अगर दिशा की बात किया जाए तो दिशा क्या होगा, दोनों वेक्टरों के जो परिणामी का दिशा होगा, वेक्टर आर का जो दिशा होगा वो क्या होगा, हमने बताया था जैसे वेक्टर ए के साथ अगर वेक्टर आर अल्फा कोण बनाएगा तो tan अल्फा बराबर क्या आया था, अगर ए के साथ बनाएगा यहाँ ए होगा और यहाँ बी होगा और यहाँ cos होता है थीटा, थीटा कितना 90, और यहाँ होगा b साइन 90, तो आपका हो जाएगा b/a। देखो साइन 90 का मान 1 होता है और यहाँ a बचेगा और cos 90 का मान 0 होता है, तो कुल मिला के क्या बनेगा, बचेगा आपका b/a। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b/a। ठीक, तो आपका ये हो गया दिशा। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर शॉर्टकट फार्मूले का उपयोग करना, लेकिन 90 के केस में ध्यान देना हमेशा ये फार्मूला नहीं होगा। ठीक है, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा 90, तब जो है किसी एक के साथ कितना एंगल बनाएगा वेक्टर आर। अगर ए के साथ दिशा पूछा जाए तो b/a, अगर ए के साथ दिशा पूछा जाए तो a/b। मतलब अगर ए के साथ पूछा जाएगा तो b/a, अगर b के साथ पूछा जाएगा तो a/b। सॉरी,
आपको ध्यान देना है कि ए के साथ पूछा जाएगा तो बी बाई ए, और बी के साथ पूछा जाएगा तो ए बाई बी, मतलब जिसके साथ पूछा जाएगा वो नीचे होगा 90 वाले केस में। ठीक, अब इसी 90 डिग्री वाले केस में एक केस हम लोग और बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए, तीसरे केस का एक पार्ट और तीसरे का जो बी पार्ट है मान लेते हैं, उसे ए बना लेना। अब मान लो थीटा क्या हो 90 है, तथा आपको क्या दिया गया हो, ए बराबर बी दिया हो, मतलब कि दोनों वेक्टरों का परिमाण बराबर हो। जैसे मतलब कि किसी वस्तु पर दो बल लगा हो, एक 10 न्यूटन है, दूसरा भी 10 न्यूटन है, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 है, 10 न्यूटन परस्पर लंबवत लगे हैं। इस केस की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो भाई थीटा 90 है, दोनों बलों का परिमाण मतलब दोनों वेक्टरों का परिमाण क्या है, समान है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी होता है, बी भी ए है, और 2a अवकाश 90, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो बचेगा आपका √2a स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ √2a। तो देखो ध्यान दो, मतलब कि जब दो वेक्टर होते हैं दोनों लंबवत होते हैं और परिमाण में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान देना, पीछे वाले केस में हम लोग पढ़े थे खाली एंगल लिया था 90 और दोनों वेक्टरों का जो परिमाण था अलग अलग था। तो जब अलग अलग होगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और पूरे का होल रूट, और लेकिन दोनों का परिमाण अगर बराबर है, जैसे मैंने कहा 10 न्यूटन, एक वस्तु पे दो बल लगा है, दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो परिणामी क्या आएगा 10√2, 10√2 मतलब किसी एक बल का √2 गुना आएगा, किसी एक वेक्टर के परिमाण का √2 गुना आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण। ठीक, अच्छा एंगल कितना आएगा, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग b बाई ए पढ़े थे, तो यहाँ b बाई बी लिख सकते हैं क्योंकि a और b क्या है, आपस में बराबर है। तो ये 1 आएगा, और आपको मालूम है अल्फ़ा कितने डिग्री का मान होता है 1, tan कितने डिग्री का मान होता है 1, तो 45, तो अल्फ़ा का मान कितना आएगा 45। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे केस में ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, दोनों का परिणामी ये हो गया आर, और ये कितना एंगल बनाएगा अल्फ़ा 45, मतलब इससे भी 45 और इससे भी 45। अब आपको याद रख लेना है कि जब दो वेक्टर परिमाण में बराबर होते हैं तो उनका जो परिणामी होगा वो दोनों वेक्टरों के बीचों बीच से जाएगा, मतलब दोनों वेक्टरों से बराबर कोण बनाएगा। ये 45 तो ये भी क्या होगा 45। ठीक, और देखो भाई चौथा केस, यदि मान लो थीटा बराबर क्या हो 60 तथा ए बराबर क्या हो b, फिर से 60 डिग्री दोनों के बीच का एंगल है, वेक्टर ए वेक्टर बी, और उनके परिमाण आपस में बराबर हैं। जैसे मैंने कहा 10 न्यूटन बल 60 डिग्री पे लगे हुए हैं, दोनों बलों के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री। तो इनका जो नेट बल होगा, मतलब वस्तु पे लगने वाला जो नेट बल होगा वो कितना होगा। तो ऐसे सवालों के लिए ये केस हम लोग पढ़ेंगे कि दो वेक्टर है, दोनों का परिमाण बराबर है और उनके बीच का एंगल क्या है 60। तो आर कितना आएगा, मतलब वेक्टर आर का परिमाण कितना आएगा, √a का स्क्वायर, और बी कितना है a, और 2a का 60, ये हो जाएगा a का स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, और ये भी हो गया 2a स्क्वायर, और का 60 का मान होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर और 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, इसको लिख सकते हो √3a बाहर आ गया। तो देखो जब दो वेक्टर परिमाण में बराबर होंगे और उनके बीच का एंगल क्या होगा 60 होगा, तो उनके योग का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, किसी एक वेक्टर का √3 गुना। ये सब अगर आपको केस याद रहेगा तो आगे के जो सवाल हम लोग पढ़ेंगे, चाहे 11 में पढ़ेंगे वेक्टर, चाहे 12 में पढ़ेंगे वेक्टर, जब भी ये केस आएगा अगर आपको याद रहेगा तो हम लोग सवाल को डायरेक्ट आंसर के रूप में देख सकते हैं। ठीक, तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये केस कब लागू होगा, जब दो वेक्टर के परिमाण आपस में क्या हो बराबर हो, उनके बीच का एंगल क्या हो 60 हो, तब जो परिणामी होगा उसका जो परिमाण होगा, आर वेक्टर का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, किसी एक वेक्टर के परिमाण का √3 गुना होगा। ठीक, जैसे कहा जाए ना कि मतलब कि 10 न्यूटन बल दोनों 60 डिग्री पे लगे हैं, तो नेट बल क्या होगा 10√3। अच्छा दिशा क्या होगा, वही हमने कहा था बीचों बीच, तो टोटल एंगल 60 है, तो बीचों बीच जाने का मतलब क्या है, जो आर वेक्टर होगा ए से कितना बनाएगा
30 बनाएगा, बी से कितना बनाएगा 30 बनाएगा, तो दोनों से 30 डिग्री के एंगल पे होगा वेक्टर आर। और देखो पांचवा केस क्या है, फिर वही, यदि मान लो थीटा आपका क्या है 120 अंश है तथा ए बराबर बी है। देखो ये सब केस जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार मिलने वाले हैं, अगर आपको याद रहेगा तो आपके लिए सवाल बहुत आसान होने वाले हैं आगे के। नहीं याद रहेगा तो ऐसा नहीं कि सवाल आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, पूरे जो बड़े वाले फार्मूले का उपयोग करके आप लोग सवाल को लगा पाएंगे, लेकिन हाँ ये केस के याद रहने पे आपका समय बचेगा, ठीक। तो बताइए दो वेक्टर के परिमाण आपस में क्या है बराबर है, उनके बीच का एंगल क्या है 120 है। जैसे मान लो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल कितना है 120। तो ऐसे दो वेक्टरों के योग का परिमाण क्या होगा, फार्मूला वही होगा r√a का स्क्वायर, और b कितना है a है, a cos 120, और cos 120 अंश का मान यहाँ रखेंगे। देखो a स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर हो गया, और ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, और cos 120 अंश का मान होता -1/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और देखो यहाँ बचा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a, ठीक। तो वही अगर दो वेक्टर हो दोनों का परिमाण बराबर हो आपस में, उनके बीच का एंगल कितना हो 120 डिग्री होगा, तो जो परिणामी होगा दोनों वेक्टरों के योग का जो परिमाण होगा वेक्टर आर का परिमाण, वो एक वेक्टर के परिमाण के बराबर होगा, किसी एक वेक्टर के परिमाण के। जैसे मैंने कहा 10 न्यूटन बल, 10 न्यूटन बल दोनों 120 डिग्री पे लगे हुए हैं। बताइए वस्त्र पे कुल कितना बल लगा है, तो 10 10 20 नहीं कहना है, कहना है 10 न्यूटन। ये नियम आपको अपनाना है कि दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल 120 है और दोनों वेक्टरों का परिमाण क्या है आपस में बराबर है। तो जो दोनों के योग का परिमाण आएगा वो कितना आएगा, किसी एक वेक्टर के परिमाण के बराबर आएगा। जितना केस मैंने बताया उतने को आपको याद कर लेना है। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ बहुत स्पीड के साथ। अगर दो वेक्टर समान दिशा में होंगे तो दोनों के योग का परिमाण क्या होगा, दोनों के योग के बराबर होगा ना, मतलब दोनों वेक्टरों के परिमाण के योग के बराबर होगा। जैसे मैंने कहा 10 न्यूटन 5 न्यूटन दोनों एक दिशा में लगे हुए हैं, तो नेट बल कितना आएगा 15 न्यूटन, दिशा क्या आएगा उसी दिशा में आएगा। फिर कहूँगा कि अगर दोनों वेक्टर विपरीत दिशा में होंगे तो परिमाण क्या आएगा दोनों के योग का, तो चाहे a माइनस बी आएगा चाहे b माइनस ए आएगा, ज़्यादा में से कम घटाओगे, और दिशा किधर आएगा ज़्यादा वाले केवल। लंबवत होंगे तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा r, और दिशा क्या आएगा, अगर a के साथ दिशा तो b बाई ए, b के साथ दिशा तो a बाई बी। अगर लंबवत भी हो और दोनों के परिमाण बराबर भी हों आपस में, तब परिमाण क्या आएगा √2a, r का परिमाण आएगा √2a, मतलब √2 गुना आएगा किसी एक वेक्टर के परिमाण के, और दिशा क्या आएगा दोनों से 45 डिग्री पर। अगर 60 एंगल होगा और दोनों वेक्टर के परिमाण आपस में बराबर होंगे, दोनों वेक्टर के परिमाण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तब जो दोनों वेक्टरों के योग का परिमाण आएगा वो किसी एक वेक्टर के परिमाण का √3 गुना आएगा, और दिशा क्या आएगा दोनों से 30 डिग्री पर। और वही चीज़ 120 के लिए कि दो वेक्टर के परिमाण अगर आपस में बराबर हों और उनके बीच का एंगल क्या हो 120 हो, तो परिणामी का जो परिमाण आएगा, परिणामी का मतलब है वेक्टर आर का जो परिमाण आएगा वो होगा किसी एक वेक्टर के परिमाण के बराबर, चाहे ए के बराबर चाहे बी के बराबर, क्योंकि आपस में क्या है बराबर है। दिशा क्या आएगा 60 दोनों वेक्टरों से 60 डिग्री पर होंगे। यहाँ अगर आपस में बराबर हैं तो वेक्टर आर कितना बनाएगा 60 डिग्री ए से भी और 60 डिग्री बी से भी, ठीक। तो आज का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो वेक्टरों को जोड़ा गणितीय विधि से, और गणितीय विधि से जो हम लोग का वेक्टर आर का परिमाण आ गया वो आ गया √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और दिशा आ गया किसी एक के साथ, चाहे a के साथ तो आपका हो जाएगा b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा tan अल्फा बराबर। अगर आप किसके साथ दिशा निकालोगे b के साथ, तो आपका हो जाएगा tan अल्फा बराबर या tan बीटा बराबर, जो भी एंगल आप मानोगे, अल्फा मानोगे बीटा मानोगे क्या मानोगे, तो अगर आप लोग b के साथ दिशा निकालोगे तो tan बीटा बराबर आपका हो जाएगा a sin थीटा अपान b प्लस a cos थीटा, ठीक। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला आपको बार बार मिलेगा, और बिना इस फार्मूले के ना तो वेक्टर हम लोग पढ़ पाएंगे ना तो वेक्टर से संबंधित कोई टॉपिक आगे, ठीक। आज का लेक्चर यहीं तक।
बस आगे हम लोग और कुछ पढ़ेंगे।